हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने पैरासिटोलॉजी को स्टार्ट किया था और पैरासिटो में हमने प्रीवियस में एक पैरासाइट्स को कंप्लीट किया था, दैट इज टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग में ये स्पोरोजोआ कैटेगरी में आता है। ठीक है, बवेसिया। तो आज जिस पैरासाइट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बवेसिया। प्रीवियस लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, देन इसके बाद इस लेक्चर को देखिए तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बवेसिया के बारे में पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, पैथोजेनेसिस, लाइफ साइकिल, लोड्स ऑफ द ए टू जेड जानकारी इसमें हम देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सबसे आने से पहले एक चीज यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज बता दें कि ये जो पैरासाइट्स होता है द टिक बोर्न मलेरिया लाइक इनलेस कोज करता है। ठीक है, कैसा करता है? टिक बोर्न मलेरिया लाइक इनलेस, जैसे मलेरिया होता है उस तरीके से ये अपना सिम्टम्स और इलनेस दिखाई देता है। ठीक है, और बवेसिया एक तरह का है इंट्रा एरिथ्रोसिटिक स्पोरोजोआन पैरासाइट्स है। कैसा है? इंट्रा एरिथ्रोसिटिक स्पोरोजोआ। इंट्रा एरिथ्रोसिटिक का मतलब क्या है कि ये जैसे सेल्स हैं, ठीक है ना, सॉरी एरिथ्रोसिटिक नहीं है, एरिथ्रो है। ठीक है, एरिथ्रोसिटिक है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जो आरबीसी होती है, ठीक है, तो आरबीसी के अंदर ये इन्वेट होकर के घुस करके अपना एक साइकिल को कंप्लीट करता है और कह सकते हैं पूरा मॉर्फोलॉजी शो करता है। ठीक है, इसलिए इसको इंट्रा एरिथ्रोसिटिक स्पोरोजोआ पैरासाइट कहा गया है। या और इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक है, तो किसके तरह रिसेंबल होती है? प्लाज्मोडियम की तरह होती है। जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है उसी तरीके की जैसे ये रिसेंबल होती है, इसीलिए इसको यहाँ पर टिक बोर्न मलेरिया लाइक इनलेस कहा गया। और किस कैटेगरी के लिए कहा गया है? जो डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, मतलब कि घरेलू और जंगली जो जानवर होते हैं, ठीक है, उनमें जिस तरीके से ये इलनेस कोज करता है उसी को बोला जाता है टिक बोर्न मलेरिया लाइक इलनेस। और ह्यूमन के लिए कैसा होता है? अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होता है। ठीक है, मतलब कि अगर ये इन्फेक्शन ह्यूमन को कोज करेगा तो उसमें जब अपॉर्चुनिटी आएगा तभी जा करके इन्फेक्शन कोज हो पाएगा, अदरवाइज ये डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स के लिए कैपेबल हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर बात करेंगे इसके रिगार्डिंग में तो इसका ऑर्डर पायरोप्लाज्मिया होता है, पायरोप्लाज्मीडा। ठीक है, और फैमिली इसकी बेवेसिडी होती है। स्पीसीज की बात करेंगे तो 3 स्पीसीज पाई जाती है इसमें। फर्स्ट है बवेसिया माइक्रोटाई, सेकंड है बवेसिया क्लेवेरेंस और थर्ड है बवेसिया बोविस। यहाँ पर ये 8 आ गया है, ये बी होगा। क्लियर, समझिएगा। तो जो यहाँ पर 2 स्पीसीज हैं क्लेवेरेंस और बोविस, ये दोनों कैटल्स में इन्फेक्शन कोज करते हैं। कैटल उसको बोलते हैं जो जंगली जानवर होते हैं, उसको कैटल्स बोला जाता है। माइक्रोटाइज होता है रोटेंट को बोले में जो इन्फेक्शन कोज करता है। ठीक है, जो कुतरने वाले जानवर होते हैं जैसे गिलहरी हो गया और साथ में जो चूहे वगैरह होते हैं, ये सभी रोटेंट कैटेगरी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इसकी हम समझेंगे हिस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आपको पता होगा कि हम हिस्ट्री जरूर हर एक पैरासाइट्स का डिस्क्राइब करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। बवेसिया इसका नाम कैसे पड़ा? इसका बवेसिया ऐसे नाम पड़ा एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था बेविस। ठीक है, जो कि 1888 में डिस्क्राइब किए थे एरिथ्रोसिटिक पैरासाइट्स ऑफ द ब्लड्स ऑफ द कैटल एंड शिप इन द रोमानिया। ठीक है, मतलब कि जो कैटल्स और शिप हैं रोमानिया में, वहां पर ये ब्लड को कलेक्ट किए और ब्लड को कलेक्ट करके इनकी एक स्मीयर तैयार किए और माइक्रोस्कोपी करके देखें कि उसमें जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर ये, ठीक है, तो उसमें ये प्रेजेंट होती हैं। लेटर देन बाद में 1893, ठीक ना, आगे रिसर्च बढ़ा इसका और ये बताया गया कि द पैरासाइट वाज
सोन टू द कॉजेज द थिक बोर्न डिजीज, ठीक ना, मतलब कि ये जो पैरासाइट्स है द टिक बोर्न लाइक डिजीज कोज करता है, ठीक ना, टेक्सास फीवर कोज करता है, एक्यूट हिमोलिटिक डिजीज ऑफ द कैटल्स इन द सदर्न यूनाइटेड स्टेट इन ऑफ द अमेरिका, ठीक ना, यूएसए की बात कर रहा। तो ये इस तरीके से इन्फेक्शन कोज करता है। ये कब बताया गया? 1893 में बताया गया। आगे रिसर्च बढ़ता गया और यहाँ पर ये बताया गया कि दिस वाज फर्स्ट आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज हैव टू द आइडेंटिफाई। ये पॉइंट को समझ के रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि फर्स्ट आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज कौन सी है, तो आप समझ के रखिएगा कि बवेसिया के कारण जो डिजीज उत्पन्न हो रही है, ठीक है, और इसको फर्स्ट आइडेंटिफाई करके ही बताएगा। लेटर देन बाद में ये रिसर्च आगे बढ़ा और ये फिर पहुंचा 2009 में, जिसमें ये बताया गया कि मोर देन 700 केसेस वर द रिपोर्टेड फ्रॉम द इंडेमिक स्टेट ऑफ द यूएसए, ठीक ना, मतलब कि इंडेमिक कंडीशन हुई वहाँ, ठीक है, यूएसए में, और रिपोर्ट करके बताया गया कि 700 केसेस इस बीमारी से ग्रसित है, ठीक ना। प्रिवेलेंस ऑफ द माइक्रोटाई इज द अंडर एस्टिमेटेड बिकॉज इन द हेल्दी इंडिविजुअल टिपिकली एक्सपीरियंस इन द माइल्ड इट इज सेल्फ लिमिटिंग डिजीज एंड मे नॉट सीक द मेडिकल अटेंशन। अब यहाँ पर पॉइंट को समझिए, ठीक है, ये प्रिवलेंस की कंडीशन बताया कि कितना वहाँ प्रचलित था, और साथ में ये भी बताया गया कि ये जो डिजीज है तो एक तरह की ही माइल्ड सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, ठीक है। माइल्ड मतलब होता है कम, ठीक है, और सेल्फ लिमिटिंग डिजीज का मतलब कि ये होता है कि ये जब भी बीमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगी ऑटोमेटिक अपने तरीके से ये ठीक भी हो सकती है अगर उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उस पर्सन की। क्लियर। आगे इसकी हम बात करेंगे हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है शेल्टर, मतलब कि निज निवास, कहाँ पर ये पैरासाइट सरवाइव कर रहा है। तो द पैरासाइट इज प्रेजेंट इन द इरिथ्रोसाइट, मतलब आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसका रिसेम्बल होता है। रिसेम्बल का मतलब होता है उसके जैसा। द रिंग स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, मतलब प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम को जो रिंग स्टेज होती है उसके जैसे रिसेम्बल। आप इस इमेज से भी समझ सकते हैं कि ये आरबीसी है, ठीक है, और ये आरबीसी के ऊपर आपको रिंग फॉर्म में ये नजर आ रहा है। क्लियर, ये देख सकते हैं आपको, ये पूरी आरबीसी है और अंदर ये रिंग फॉर्म में। साथ में ये इमेज से भी समझ सकती हैं कि ये आपको रेड ब्लड सेल्स नजर आ रही है और इसके अंदर आपको डेलिकेट रिंग्स नजर आ रही, ये प्लेटलेट्स हैं, कुछ इसके थ्रेड्स भी पाए जाते हैं, मल्टीपल इन्फेक्टेड आरबीसी है, वैक्यूल्स पाए जाती है, वेरिएबल साइज की कंडीशन में भी पाए जाते हैं ये जो रिंग होती हैं, और उसके कुछ आउटसाइड रिंग भी पाए जाते हैं आरबीसी के। क्लियर। मॉर्फोलॉजी में ही बताया गया है कि ट्रोपोसाइट्स आर द लियोमॉर्फिक। कैसा होता है लियोमॉर्फिक? लियोमॉर्फिक मतलब यहाँ पर यही चीज है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप थ्रेड के रूप में भी नजर आ रहा है, ठीक है, और वेरिएबल साइज और शेप के रूप में नजर आ रहा है, इसलिए इसको कैसा बताया गया है कि लियोमॉर्फिक है। लगभग 2 to 5 माइक्रोमीटर डायमीटर रहता है इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स से। तो जो अभी हमने बताया ये लियोमॉर्फिक है, जैसे कि लियोमॉर्फिक मतलब कि अलग अपना साइज और शेप बताता रहता है। तो इसमें बता रहा है कि पायरीफॉर्म भी आपको नजर आएगा। पायरीफॉर्म का मतलब ये होता है जैसे नाशपाती होता है उस कैटेगरी का। एमोइव शेप का भी नजर आएगा, कभी कभार आपको स्पिंडल लाइक भी दिखाई देगा, और आमतौर पर ये पेयर में रहेगा या कि मिस्टेकन इन द रिंग फॉर्म ऑफ द प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, अक्सर ये आपको रिंग फॉर्म में ही नजर आए। जबकि जो मीरोजॉइड्स होता है, ये तो अभी हमने किसकी बात किया था, ट्रोपोजॉइड्स की, ठीक है। मीरोजॉइड्स में भी द स्फेरिकल और ओवल या कि पेरीफॉर्म बॉडीज फाउंड इन द पेयर्स, ठीक ना। जो मीरोजॉइड्स होता है वो आपको स्फेरिकल भी नजर आ सकता है, ओवल पायरीफॉर्म बॉडीज या कि पेयर में भी नजर आएगा। क्लियर। होप सो आप मार्फोलॉजी समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसकी हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये इन्फेक्शन फैलाता कैसे ही, कुछ ये तरीके से देख सकते हैं, ये टिक है, ठीक है, इसी तरीके इन्फेक्शन होता है। सबसे पहले इसका आप समझिए इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इसका 1 to 6 वीक होता है, ठीक है, लगभग मतलब 1 मंथ से ऊपर ही रहता है। इन्फेक्शन इन द वर्टिब्रेट्स अकर्स थ्रू द बाइट ऑफ द निपल स्टेज ऑफ द एक्सोटिट, ठीक
ठीक है, मतलब कि जो एक्जोटिक टिक्स होता है उसके वाइट करने से, ठीक है, जो निप्पल वाला स्टेज होता है उसके वाइट करने से ही इन्फेक्शन फैलता है। ट्रांसमिशन ऑकर्स ड्यूरिंग द मई टू सितंबर, मतलब इसका इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा मई टू सितंबर के बीच में ही स्प्रेड होता है। बवेसियसिस कैन आल्सो द ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, मतलब कि जो बवेसी डिजीज होती है तो ज़्यादातर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी स्प्रेड हो रही है। ट्रांसोवेरियन ट्रांसमिशन टू द टिक आल्सो अकर्स, ये पॉइंट को समझ के रखिएगा, आगे हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी अगर लाइफ साइकिल की, तो इसमें दो डेफिनेटिव होस्ट होते हैं, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर दो होस्ट होते हैं, फर्स्ट डेफिनेटिव होस्ट है, सेकंड इंटरमीडिएट। तो जो डेफिनेटिव होस्ट है उसको हम एक्जोटिक टिक बोलते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है, और सेकंड जो इंटरमीडिएट वो होस्ट है वो मैन है, ये कि अदर एनिमल्स हैं, ठीक है। इन्फेक्टिव फॉर्म की अगर बात करेंगे तो जो इसका स्पोरोजॉइड्स होता है वो इन्फेक्टिव फॉर्म होता है ह्यूमंस के लिए, तो इसको भी याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कि बवेसिया का इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, स्पोरोजॉइड्स है। क्लियर। नेक्स्ट इसकी लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो इसकी लाइफ साइकिल दो फॉर्म में कंप्लीट होती है, एक टिक फॉर्म में होती है और एक बर्टिब्रेट्स फॉर्म में। टिक यहाँ पर एक्जोटिक टिक मतलब होस्ट की डेफिनेटिव होस्ट की बात कर रहा है, बर्टिब्रेट्स मतलब कि इंटरमीडिएट होस्ट की। तो होता क्या है कि इसका जो ट्रांसवेरियन ट्रांसमिशन वाला फॉर्म होता है, ठीक ना, ये वाला, ये ज़्यादातर सॉइल और डोरमेंट फेज में मट्टी वगैरह में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और फिर ये जैसे किसी के कांटेक्ट में आएगा, ठीक ना, स्पोरो जो गोनी की कंडीशन में होगा तो ये बस्ट होगा, मतलब कि टूटेगा, किसी को अगर वाइट किया है तो टूट करके उसमें से निकलेगा स्पोरोजाइट्स। स्पोरोजाइट्स क्या है, मैन के लिए इन्फेक्टिव। अब ये स्पोरोजाइट्स डायरेक्ट इन्वेट हो करेगा किसको, आरबीसी को, मतलब कि ह्यूमन के अंदर जो वर्टिब्रेट्स के अंदर आरबीसी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हम वर्टिब्रेट्स नाम ले रहे हैं, मतलब कि मैन और एनिमल्स दोनों की बात कर रहा हूँ। अब ये स्पोरोजाइट्स जैसे ही एंट्री करेगा आरबीसी के अंदर तो ये ट्रोपोजाइट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ट्रोपोजाइट्स की कंडीशन में जैसे ही होगा तो ये रिंग फॉर्म से जब इसका डबल बनेगा, ठीक है, मीरोगोनी की कंडीशन में जैसे ये डबल होगा तो ये इसको हम मीरोजॉइट्स कहते हैं। अब ये मीरोजॉइट्स क्या होगा, धीरे धीरे ये बड़ा होगा और बड़ा अपनी साइज को बढ़ाएगा और ये गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट होगा। अब ये जैसे अपने साइज को बढ़ाया उस कंडीशन में ये दोनों क्या हो जाएंगे, आरबीसी को बस्ट करेगा, मतलब कि आरबीसी से हैच होकर के बाहर निकलेगा, ठीक है। अब जैसे आरबीसी से बाहर निकलेगा तो गैमेट से रे बॉडीज इसकी बाहर निकलेगी और बाहर निकल करके ये फिर ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, गैमोगोनी, ठीक ना। अब ये जब से फर्टिलाइजेशन करेगा तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जाइगोट फिर से क्या करेगा कि एंट्री करेगा किसी सेल्स के अंदर, जिसमें से मियोसिस और काइनेटिस दोनों कंडीशन होगी। यहाँ से टूट करके दो तरीके से अपनी साइकिल कंप्लीट करेगा, एक तो यहाँ पर मियोसिस कंडीशन अप्लाई करेगा और एक काइनेटिक कंडीशन करेगा, ठीक ना। तो ये इसका ओवरी इन्फेक्शन जो था पार्ट्स काइनेट्स के रूप में, ये फिर से कहाँ पर पहुंचेगा, ये बनाएगा आपको ट्रांसवेरियल ट्रांसमिशन, मतलब कि एक मैच्योर टिक का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ से मियोसिस जो आया हुआ है 2 से 4 जो बनाता है तो ये मल्टीप्लिकेशन करेगा और ये किसी टिक के टिश्यू में जाकर के अडहेयर हो जाएगा और फिर से ये अपना जो होता है एक्टिव स्पोरोब्लास्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। क्लियर, आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई तो आप रिपीट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इसकी हम पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ये इन्फेक्शन डायरेक्ट किसको करता है, आरबीसी को करता है, ठीक है। द हीमोलिसिस ऑफ द इन्फेक्टेड एरिथ्रोसाइट इज प्राइमरली डिसेंबर फॉर द मैनी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें से क्या हो रहा कि एक्यूमुलेशन ऑफ द पैरासाइट इन द कैपिलरीज ऑफ द लीवर की जो कैपिलरीज होगी, स्प्लीन की जो कैपिलरीज होगी, किडनीज की जो कैपिलरीज होगी, इन सभी में जाकर के इसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, विच लीड टू द सेलुलर
डीजेनरेशन एंड द निक्रोसिस, मतलब जो सेल्स होंगी उसका डीजेनरेशन करने लगेगा और साथ में स्कार का फॉर्मेशन भी करने लगेगा। इलनेस डेवलप द 1 to 6 वीक आफ्टर द टिक बाइट, मतलब जैसे टिक बाइट किया था तो 1 से 6 वीक के बाद ये आपके बॉडी में इलनेस अपीयर होने लगेगा, जिससे इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 6 वीक है। दिस मे बी द सब क्लिनिकल एंड माइल्ड सेल्फ लिमिटिंग, ये कि एक्यूट इलनेस रिसेंबल द मलेरिया, मतलब इसका जो सिम्टम्स होगा तो माइल्ड सेल्फ लिमिटिंग तो होगा, साथ में एक्यूट इलनेस भी रहेगा और ये मलेरिया लाइक आपको सिम्टम्स नजर आएगा। एक्यूट डिजीज की कंडीशन में क्या होगा कि मैलेस रहेगा, ठीक ना, फटीग, बॉडी में थकान रहेगा, फीवर, मलेजिया करेंजिया कंडीशन रहेगी, अथरेल्जिया रहेगी, ठीक ना। ये सब शब्द हमने प्रीवियस लेक्चर में फिनिश कर चुके हैं, तो आप जरूर देखिए, ठीक है। ड्राई कफ एंड एनरोक्सिया, ये सभी की कंडीशन बनी रहेगी। फीवर जो होता है तो ये एक्सीड हो जाएगा 38 से लेकर के आपको 40 डिग्री के तक का देखने को मिलेगा, और ये चाइल्ड विथ स्वेट, मतलब कि ठंड भी रहेगा और पसीना भी आएगा बॉडी में। लेस कॉमन सिंड्रोम की अगर बात करेंगे तो नेक स्टिफनेस देखने मिलेगा, सॉर थ्रोट रहेगा, एब्डोमिनल पेन, जॉइंटिस और एनीमिया, ये सभी कंडीशन देखने को मिलेगी। सीवियर अगर बवेसिया के बारे में बात करेंगे तो एसोसिएट विद द पैरासिटेमिया लेवल इन द मोर देन 4% द इन्फेक्टेड द आरबीसी एंड द रिक्वायर द हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि अगर ओवरऑल अगर देखा जाए कि 4% अगर आरबीसी इन्फेक्टेड हो गई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। फर्टिलिटी रेट इसकी 5% रहेगी एमंग द हॉस्पिटलाइज्ड केसेस, बट द हायर 20% एमंग द इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, ठीक ना। कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा, कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है जटिलताएं। एक्यूट बवेसिया आर द रीनल फेलियर, मतलब जो एक्यूट बवेसिया होगा रीनल फेलियर की कंडीशन करेगा, साथ में आपको डीआईसी देखने को मिलेगा, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसको हम एआरडीएस कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, और रिस्क फैक्टर की कंडीशन में आपको सीवियर एनीमिया रहेगा जिसमें से लेस देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर, ये कि हाई लेवल ऑफ द पैरासिटिज्मिया देखने को मिलेगा। क्लियर, तो इट वाज ऑल अबाउट पैथोजेनेसिस, ये आप शब्द को इसमें से समझ के रखिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस, तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में थोड़ी सी अभी यहाँ पर कंट्रोवर्शियल है, जैसा कि हमने बताया कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जैसा कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसका जो मार्फोलॉजी होती है रिसेम्बल होती है किसकी तरह, मलेरिया की जैसे। तो अब यहाँ पर जैसे आपके पास एक स्लाइड आया और आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हाँ ये मलेरिया की मार्फोलॉजी दिख रही है कि ये बवेसिया की है, तो उस कंडीशन में हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डायग्नोसिस ऑफ द बवेसियस इज डन बाय द एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड फिल्म स्टेन विद द जिम्सा या कि स्मॉल स्टेन, ठीक है। बवेसिया अपीयर इन द इंट्रा एरिथ्रोसिटिक राउंड ये कि पैरिफॉर्म या कि रिंग फॉर्म ऑफ द सिमुलेटिनी फैल्सीफेरम, मतलब कि इसका भी मार्फोलॉजी कैसी नजर आया, पैरी फॉर्म में रहेगी या कि रिंग फॉर्म में। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप ये चीज को समझिए, ठीक है, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर लिखा है मलेरिया, यहाँ पर लिखा है बवेशिया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जबकि ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में पाया जाता है। वेक्टर की बात करेंगे तो इसमें एनाफिलीज मॉस्किटो पाया जाता है, मलेरिया में, बवेशिया में टिक रहेगा। रिजर्वायर होस्ट की बात करेंगे तो मलेरिया के लिए मैन होता है और बवेशिया के लिए रोटेंट और कैटल्स होती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पैरासाइट्स पर रेड सेल्स में की बात करेंगे तो 1 से लेकर के 3 मलेरिया दिखेगा, जबकि आपको एक रेड ब्लड सेल्स में 1 से लेकर के 12 तक बवेसिया दिखेगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। साइजोन्ट इसमें प्रेजेंट रहेगा, जबकि बवेसिया में कैसा रहेगा, एब्सेंट रहेगा, ठीक है। गैमेटोसाइट्स की बात करेंगे तो मलेरिया में प्रेजेंट रहेगा और इसमें एब्सेंट रहेगा। पिगमेंट ऑफ ट्रोफोसाइट्स की बात करेंगे तो मलेरिया में प्रेजेंट रहेगा और बवेशिया में एब्सेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एंटीजेनिक वेरिएशन की बात करेंगे तो मलेरिया में नहीं पाया जाएगा, जबकि बवेशिया में ये प्रोफाउंड रहेगा। क्लियर। लेवल ऑफ पैरासिटेमिया की बात करेंगे तो
कोरिलेट विद द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, मलेरिया में देखने को मिलेगी, बवेशिया में डज नॉट कोरिलेट विद द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। क्लियर। एनिमल्स इनोकुलेशन की बात करेंगे तो मलेरिया में निगेटिव रहेगा जबकि बवेशिया में पॉजिटिव रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो होता है डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स में कॉज करता है। ठीक है। अब यहाँ पर समझिए थोड़ी सी, दिस रिंग फॉर्म आर द मोस्ट कॉमन एंड लाइक द सेंट्रल हीमोजॉइंट्स डिपॉजिट। मतलब इसमें कहने की ये है कि जैसे जो फैल्सीफेरम होता है तो जो चिल्ड विद फीवर होता है तो ये हीमोजॉइंट्स के कारण होता है, तो ये इसमें देखने को नहीं मिलेगा, किसमें? जो बवेशिया होता है। टिपिकल ऑफ द प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में देखने को मिलता है। अदर डिस्टिंग्विश द फीचर्स इन द अब्सेंस ऑफ द साइजोन्ट ए गैमेटोसाइट्स, मतलब कि इसमें जो साइजोन्ट और गैमेटोसाइट्स वो अब्सेंट देखने को मिलेगा। प्रेजेंस इन द टेट्राड्स, जिसमें हम माल्टोज क्रोकेस कहते हैं, विच पैथोनोमिक ऑफ द मलेरिया मैक्रोटाई एंड द ड्यूकेनी। ये सभी देखने को किसमें मिल सकता है? आपको भविष्य की कंडीशन में। क्लियर। आगे समझिए यहाँ पर कि जो इसके लिए कुछ अदर टेस्ट भी रखे गए जिसमें से आप पीसीआर कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें से आप इसकी एम्प्लीफिकेशन देख सकते हैं, जिसमें से 18S RNA आप आइडेंटिफाई करेंगे। सीरोलॉजिकल कुछ होते हैं जो इसके रिगार्डिंग में कंफर्मेटरी टेस्ट माने गए हैं। IFAG जिसको बोलते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स में आप IgM का टाइटर देख सकते हैं जो कि मोर देन 164 रहेगा, और IgG का टाइटर मोर देन 1024 रहेगा, जो कि सिग्निफाई एक्टिव एंड द रिसेंट इन्फेक्शन को बताएगा। टाइटर डिक्लाइन की बात करेंगे तो ओवर 6 to 12 मंथ में इसका टाइटर डिक्लाइन हो जाता है। कुछ अदर टेस्ट भी इसके रिगार्डिंग में रखे गए हैं जिसमें से लीवर फंक्शन टेस्ट में आप SGPT कर सकती हैं, सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसमिनेज, और इसके लिए LP कर सकते हैं, अल्कलाइन फास्फेटेज, जो कि आपको काफ़ी बड़ा हुआ देखने मिले। यूरिन एनालिसिस करेंगे तो हीमोग्लोबिनूरिया या कि यूरोबिलिनोजन और प्रोटीनेमिया एक्सेस में देखने को मिलेगा। रीनल कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो इसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और साथ में क्रिएटिनिन, ये आपको ज़्यादातर इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इसमें आप एक्यूट थेरेपी दे सकते हैं और साथ में एटोवाक्योन 750 mg दे सकते हैं ट्विंस डेली में, और साथ में इजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं 500 mg 1 ग्राम पर डे के हिसाब से। ठीक। और ये लगभग आपको 5 to 10 डेज तक चलेगा। अल्टरनेटिव में आप जो होता है क्लेंडामाइसिन 3 से 600 mg दे सकते हैं जो कि 6 आवर के लॉन्ग में रहती है। क्यूनिन भी दे सकते हैं आपको 650 mg 6 to 8 आवर्स के डिफरेंस में। ठीक है। और इसको भी आपको फुलमेंट करना है तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन द रिकमेंडेड, मतलब कि आप ब्लड ही ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। प्रोफिलैक्सिस की अगर बात करेंगे तो किसी प्रकार की इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और ना ही किसी प्रकार की थेरेपी रिक्वायर है। ठीक ना। जब क्रोनिक कंडीशन होती है, एक्यूट कंडीशन में कर सकते हैं। इंडिविजुअल हु इज द रिसाइड द ट्रेवल इन द एंडेमिक एरिया शुड बियर द प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड द अप्लाई द ठीक रिप्लिएंट। मतलब कहने की ये है कि अगर कोई पर्सन है और जहाँ पर इसका इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा एंडेमिक कंडीशन है तो वहाँ पर आप क्लॉथ से प्रोटेक्टिव करिए और साथ में जो रिपेलेंट स्टिक्स होते हैं उसको भी अप्लाई करिए अपने बॉडी में। क्लियर। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। ठीक है।